गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज जैसा कि मैं 5 पार्ट तक आपको पढ़ा चुका था जीएस आज मैं आपको छठवां पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत इसको लगती है बनाने में। यूज़ कर रहा है कि अरे यार देख लीजिए इसमें हेलो, इसमें बोल रहा है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो पहली बार क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पहली बार भारत में आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में अरब 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा दे रहा है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो 712 में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। उस समय सिंध का राजा दाहिर था, जिस समय भारत पर आक्रमण किया गया था, जिसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण किए थे। उस समय ये अरब आक्रमणकारी थे। मोहम्मद बिन कासिम जो था अरब आक्रमणकारी था। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। इसने सिंध तथा मोहाली को जीत लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध तथा मोहाली को जीत लिया। इसने सिंध तथा मोहाली को जीत लिया और जो सिंध के राजा दाहिर था उनको पराजित कर दिया। और इनके विजय का उल्लेख इनके विजयों का फारसी ग्रंथ फारसी ग्रंथ चचनामा में मिलता है। अर्थात अरबों का सिंध पर विजय का जो उल्लेख है वो इनके फारसी ग्रंथ चचनामा में मिलता है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो 712 में अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम था। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। सिंध के राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित करके सिंध तथा मोहाली को जीत लिया। इसके विजय का उल्लेख फारसी ग्रंथ चचनामा में मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। दे रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म 1215 ईस्वी में कासगंज जिला 1215 में अमीर खुसरो का जन्म 1215 ईस्वी में कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। कासगंज उत्तर प्रदेश कासगंज जिले के
जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इनका जन्म 1215 ईस्वी में कासगंज, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, कासगंज जिला उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर हुआ थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इन्हें तोता हिंद भी कहा जाता है। इन्हें तोता हिंद भी कहा जाता है। ये कव्वाली तथा तबला के जनक माने जाते हैं। ये कव्वाली, इन्हें उर्दू खड़ी बोली कव्वाली तबला का जनक भी कहा जाता है। नंबर 2 दे रहा है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो अमीर खुसरो का जन्म 1215 ईस्वी में कासगंज उत्तर प्रदेश जिले कासगंज जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि ये जो है अमीर खुसरो के, मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इन्हें तोता हिंद भी कहा जाता है। इन्हें उर्दू खड़ी बोली, कव्वाली, तबला का जनक भी कहा जाता है। ये 7 सुल्तानों के दरबार को देखे थे। इन्होंने 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। दे रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अर्थात सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिए गए, जिसका अर्थ होता है सत्य की जीत। जिसका अर्थ होता है सत्य की जीत। जिसका अर्थ होता है सत्य की जीत। जिसका अर्थ मुंडकोपनिषद का अर्थ क्या होता है? सत्य की जीत, अर्थात सत्य की ही विजय या सत्य की जीत या सत्य की जीत हो। यही जो है मुंडकोपनिषद का अर्थ है, जो भारतीय राज्य के चिन्ह में भी अंकित है। जो भारत के राज्य चिन्ह में भी अंकित है। यह भारत के राज्य चिन्ह में भी अंकित है। कह रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय या सत्य की जीत। सत्य की विजय होती है या सत्य की जीत, जिसका अर्थ होता है सत्य की जीत। यह भारत के राज्य चिन्ह में भी अंकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो ऋषिपत्तन में उन्होंने अपना पहला ऋषिपत्तन में दिया था। ऋषिपत्तन में
पत्तन में दिया था, जो वर्तमान में अब ऋषिपत्तन का वर्तमान में नाम सारनाथ है। पहले इसका नाम ऋषिपत्तन था, अब वर्तमान में इनका नाम जो है सारनाथ है। सारनाथ, सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो धर्मचक्र प्रवर्तन को ही जो है ना हम जो है प्रथम उपदेश मानते हैं, अर्थात धर्मचक्र प्रवर्तन ही प्रथम उपदेश कहलाता है। धर्मचक्र परिवर्तन को ही धर्मचक्र प्रवर्तन को ही हम प्रथम उपदेश कहते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन को ही हम प्रथम उपदेश कहते हैं, अर्थात कि धर्मचक्र जो परिवर्तन हुई है उसी को हम प्रथम उपदेश कहते हैं, अर्थात इस प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अच्छा, प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन को ही हम प्रथम उपदेश कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन स्थान किस स्थान पर दिया था? तो ऋषिपत्तनम में दिया था। ऋषिपत्तनम जो वर्तमान में जिसका नाम सारनाथ है। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है। तो धर्मचक्र परिवर्तन को ही प्रथम उपदेश कहा जाता था। प्रथम उपदेश को ही हम धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन 5 करा, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती है। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो मैं बताया था, जब आपको संविधान बताया था, संविधान पढ़ा रहा था, तो उसमें सारे आर्टिकल बताया था मैं। अनुच्छेद 52 के राष्ट्रपति, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग। तो वही बोला है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती है। तो ये होगा ऑप्शन राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति, दूसरा मंत्रिमंडल, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा मंत्रिपरिषद। तो आर्टिकल 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति, अर्थात अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है। तो वो क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो मैं आपको निर्वाचन बताया था अनुच्छेद 53 और 54 में जो है ना, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष जो रूप से उसका चुनाव होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव जो भारत में होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत नंबर 7 देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, केवल राज्यों के विधानसभाओं, लोकसभा के सदस्य। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राज्यसभा, लोकसभा और राज्य को विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जब मैं आपको राष्ट्रपति बताया था हमारे पिछले वीडियो में, आप जाकर देख लीजिएगा, राष्ट्रपति जब मैं आपको पढ़ाया था संविधान में जो है, तो मैं बताया था कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। जो इनके निर्वाचित सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। मैं पूरा विधिवत से उसमें बताया हूँ, जो है आप मतलब जाकर वो वीडियो हमारा देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में मैं 2-3 टॉपिक पढ़ाया हूँ, जैसे कि राष्ट्रपति से शुरुआत किया हूँ मैं। तो मैं सोचा हूँ कि इसका भी कुछ क्वेश्चन मैं जीएस का पार्ट 6 स्टार्ट किया हूँ, जिसमें जो है ना ज्योग्राफी भी डाल रहा हूँ और जो है एंशिएंट हिस्ट्री का भी क्वेश्चन डाला हूँ, और जो है इसका भी संविधान का डाला हूँ। 2-2, 3-3 क्वेश्चन सभी में इसी तरह मैं कर 40 कम से कम 100, 200, 400 से सेट जो है मैं लाऊंगा आपके साथ। तो देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सब ये सब जो क्वेश्चन जो है पिछले साल एग्जामों में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, उसीलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति जो है चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुंडी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंबर 1 दे रहा अन्नामुंडी, दूसरा दे रहा दुद्धा बेट्टा,
तीसरा अमरकंटक, चौथा जो है महेंद्रगिरी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुंडी है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, 2695 मीटर है। ये अन्नामुंडी है कहाँ? ये केरल की इडुक्की ज़िले में है। यह अन्नामुंडी जो है केरल के इडुक्की ज़िले में, इडुक्की ज़िले में है। केरल के इडुक्की ज़िले में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुंडी है, जिसकी कुल ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है स्थित है, कहाँ स्थित है? केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित है। केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, थोड़ा सा पानी दे देना है। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। यह अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर पालनपुर से लेकर हरियाणा राजस्थान हरियाणा से होकर यह गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की दूरी तक फैला है। 800 किलोमीटर की दूरी तक फैला है। यह अपितु पूरे भारत का नहीं, पलको निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला क्या है? ये भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत भी अरावली पर्वत को माना जाता है। भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का ही जो है सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। यह गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा से लेकर राजस्थान हरियाणा से लेकर दिल्ली तक यह 800 किलोमीटर की दूरी तक पूरा टोटल फैला है। ये पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन से है? अरावली जो है ये भारत की, मतलब पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली जो है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। भारत की निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? केवल उसका विस्तार केवल एक ही राज्य में और किसी में नहीं है, तो अजंता होती है। ये अजंता कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये स्थित है अजंता जो है। तो इसका विस्तार और सभी का जो है ना अरावली, सतपुड़ा, सहाद्री, इन सब का जो है विस्तार जो है विभिन्न राज्यों में है, मतलब और राज्यों में है। इनके अलावा और राज्यों में है, कई राज्यों में फैला है। लेकिन भारत की बस एक ही ऐसी पर्वत श्रृंखला है, एक ही पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली है, वो है अजंता, जिसका जो है विस्तार केवल महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसका विस्तार कहीं और राज्य में नहीं है। ये क्वेश्चन जो है पीसीएस में पूछा था कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, तो वो होगी अजंता, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो दोस्तों हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? मैं जैसे आपको मैथ और जो है रीजनिंग तो पढ़ा रहा ही हूँ, तो मैं साथ में एक जीएस का भी क्वेश्चन मैं स्टार्ट किया हूँ आप लोग के लिए। हर जो है सेट ला रहा हूँ। आज 6वां सेट था ये जो है जीएस का। मैं इसी तरह जो है 1 2 3 4 5 6 6वां सेट था। हर सेट में 10 क्वेश्चन है। आप बढ़ाऊँगा भी, क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ाऊँगा मैं, 12 15 20 करूँगा जो है। तो हर सेट में इसी तरह मैं
500 से 600 सेट कराने वाला हूँ। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ यार इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए आप लोग। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।